हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बट जो हायर स्टडीज के हैं, स्कूल लेवल पे नहीं, हायर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर कॉलेजेस वगैरह हो गए, वहां पे भी ये कोटा सिस्टम को इन्होंने इंक्लूड। इट अप्लाइज टू सिटीजन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस ऑफ एनी सेक्ट ऑफ द सोसाइटी। कैटेगरी शुड बी ईडब्ल्यूएस, और साथ में लिखा सिर्फ किसके लिए है? सिटीजन, नॉन सिटीजन के लिए नहीं। जितने भी आप देखोगे कि एनआरआई वगैरह, हमारे लिए तो बांग्लादेश नेपाल वगैरह के लोग भी एनआरआई हम ट्रीट नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इंडिया के बाहर के जितने भी है तो वही लोग हैं। अब होता क्या है कि उन कैटेगरीज को अगर आप बोलो, उनके भी तो वहां पे बैकवर्ड क्लासेस है, और वो बैकवर्ड क्लासेस फिर हमारी इंडियन बैकवर्ड क्लासेस के अंदर इंक्लूड नहीं, तभी इन्होंने वर्ड मेंशन किया दैट इज सिटीजन। ठीक है, दिस रिजर्वेशन इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। पहली चीज तो एग्जिस्टिंग अगर 5% है, लेट्स सपोज जस्ट फॉर एन इमेजिनरी नंबर 5% के एग्जिस्टिंग है, तो ये जो 103rd अमेंडमेंट में डाली गई है ना, ये उस 5% से एक्स्ट्रा है, टोटल नहीं। एंड इट सेज एंड सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। मैक्सिमम कितनी जाएगी? 10% का। अगर एक पर्टिकुलर केस के अंदर लेट्स सपोज एक जॉब निकली, उस जॉब के अंदर 100 सीट्स है, 100 में से 10% किसकी सेव हो गई? एससी, एसटी, ओबीसी और द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। ये आया 103rd अमेंडमेंट के अंदर। इससे पहले जितनी थी वो चलती रहेंगी, ये अमेंडमेंट आने के बाद ये वाली एप्लीकेबल हो गए, उतनी परसेंटेज देनी मैंडेट। और आपको याद हो तो पहले भी पढ़ा था एडिशनल, दिस वन इज एडिशनल। ठीक है, बट अब होता क्या है, प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, टोटली 10 ही कर देते, वो बढ़ाते ही नहीं, क्योंकि क्या होता है कि अब कैटेगरीज बहुत सारी है। ये अमेंडमेंट ने तो बता दी आपको ईडब्ल्यूएस, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस है वो बता दी, इसके अलावा ट्रांसजेंडर की भी आ गई, इसके अलावा डिफरेंटली एबल लोगों की भी आ गई, इसके अलावा आपको विडो वुमेन की भी मिल गई। कैटेगरीज तो बड़ी सारी होगी, तो अल्टीमेटली जनरल रह जाता है छोटा। तो इसीलिए ना वो एक्चुअली प्रैक्टिकली सिर्फ 10% की दिखा देते हैं, और वो ये कहते हैं कि इतनी। और आपको याद हो तो हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था कि अगर एक साल में पूरी नहीं होती तो अगले साल में ऐड होंगी, रादर देन हम उसको क्लब कर दें। वो नहीं होगी कि हम पुरानी वाली को मिला के सेट आउट कर दें, सेट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, वो ऐड होगी। इस साल 10 थी, 10 की बजाय सिर्फ 6 हुई, 4 रह गई, तो अगले साल की 10 + 4 + 4 होंगे, तो टोटल 14 होगी। यही पॉइंट आगे भी लिखा हुआ। तो इट सेज इट मैंडेट्स आर्टिकल 46 of the Constitution of India, a directive principle that urges the government to protect the educational and economic interest of the weaker section of society. Directive principles of state policy हमने पढ़ा था आर्टिकल 36 से 51, उसके बीच में एक आर्टिकल इन्होंने और क्या डाला? 46 में अमेंडमेंट क्या कर दी कि स्टेट को भी एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ सेंट्रल का काम नहीं है, स्टेट भी एक्शन। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी तो इंस्टीट्यूशन आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी तो जॉब्स आती है, तो सेंट्रल भी ले एज वेल एज स्टेट भी एक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाते हुए, पॉलिसीज बनाते हुए इस चीज को ध्यान में रखे कि इनके लिए कैटेगरी रिजर्व करके चल। Article 15 clause 6 is added to provide reservation to economically weaker section for admission to educational institution including private educational institution. ये थोड़ा सा हमने पढ़ा था जब हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा था। Whether aided or unaided by the state, other than the minority education institution referred to in clause 1 of the article 30. आर्टिकल 30, 29 और 30 में हमने पढ़े थे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसमें भी हमने पढ़ा था कि ईडब्ल्यूएस सेक्शन या जो माइनॉरिटीज होती हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ये उसकी एडिशन में उन्होंने बना लिए, वो बन गए। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए देयर मस्ट बी अ कोटा रिजर्वेशन, सेंट्रल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल बोथ। ठीक है, और उसमें था स्टूडेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ये केस के लिए जॉब्स। ठीक है, next is article 16 clause 6 is added to provide reservation to people from economically weaker section in the government. EWS की कैटेगरी के लिए उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट पोस्ट के लिए भी EWS की कैटेगरी अवेलेबल। An explanation states that economic weakness shall be decided on the basis of family income and the other indicators of economic disadvantage. मैं बोल दूं कि मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हूँ, गाड़ी मैं चला रही हूँ, मोबाइल में यूज कर रही हूँ, सारी अमेनिटी, सारी फैसिलिटीज है मेरे पास में, एंड देन आई एम से कि मैं तो माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ, ये नहीं चले। फैमिली इनकम देखी जाती है, यहाँ पे इन्होंने तभी वर्ड क्या लिखा, फैमिली इनकम, नॉट द इंडिविजुअल इनकम।
दी ओवरऑल फैमिली इनकम चेक की जाएगी और आप क्या क्या अमेनिटीज ले सकते हो या नहीं ले सकते, क्या क्या चीजें आप यूज कर रहे हो या नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे चेक किया जाता है कि एक्चुअली के अंदर आप इकोनॉमिकली वीक हो या नहीं। घर में एसी लगे हैं, गाड़ियों में हम घूम रहे हैं, जैसे आया था ना एक बार ये जब जाटो ने बोला था अच्छी हमें कोटा चाहिए, तो उस टाइम के ऊपर बहुत हल्ला मचा था कि फॉर्च्यूनर रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं और इनको कोटा चाहिए, किस लिए? क्योंकि हम जी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, हम बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस अगर आप हो तो बैकवर्ड की तरीके से रहोगे तभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। बट अगेन इट्स ओनली राइट, इट्स इन राइटिंग, सबके पास है, सबने सर्टिफिकेट्स बनाए हुए हैं, सारे कोटाज उनके पास में अवेलेबल है। 1 मिनट। मिला। इसके बाद नेक्स्ट हमें दी हुई है दी 104th अमेंडमेंट, एडमिशन काइंड ऑफ। हाँ, वो इसमें नहीं दिया हुआ, अलग से मैंने एक्सप्लेनेशन में डाला नहीं क्योंकि वो हमने आर्टिकल्स के अंदर पढ़ा, आर्टिकल जो हमने आर्टिकल 30 वगैरह पढ़ा नहीं। हाँ, वो आप ऐड कर सकते हो, वो बिल्कुल ऐड हो सकता है। अब आते हैं 104th अमेंडमेंट के अंदर। The Constitution 104th Amendment Act 2019 received assent of President on 21st Jan 2020. This amendment extending the period of reservation of seat of the scheduled caste and scheduled tribes in the House of Parliament and in the Legislative Assembly of the states to 80 years from the commencement of this Constitution. पहले क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 50 के अंदर, तो पहले होता था कि 50 से लेके अगले 70 सालों तक के लिए एक कोटा रिजर्व है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए भी सीट रिजर्व होगी। पहले 70 इयर्स था, 70 इयर्स खत्म होने से के बाद ही 2020 के अंदर उन्होंने क्या किया, उसको 10 साल और एक्सटेंड कर। अब उन्होंने बोल दिया कि 70 की बजाय वो कितना हो गया, 80। दो चीजें थी इसके अंदर। बेसिकली एक पॉइंट ये कहता है कि अमेंडमेंट करके उन्होंने इस चीज को ईयर्स को बढ़ा दिया। दूसरा इसके अंदर हमें कैटेगरी पढ़ते हैं, तो इसमें लिखी नहीं है बट मैंने एक्सप्लेनेशन में डाली है। एक कॉन्सेप्ट आता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन इज बेसिकली, जब आपने सुना होगा जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो दे ट्राई टू मैरी इंडियन गर्ल्स, और तो जो उनके बच्चे हैं ना, बेसिकली दे आर ट्रीटेड एज द एंग्लो इंडियन। द फादर्स एंड द इंसेस्टर्स, जो पैटर्नल साइड है बिलोंग्स टू द ब्रिटिशर्स एंड जो मैटरनल साइड है बिलोंग टू द इंडिया। तो वो जो कैटेगरी है दे आर दी एंग्लो इंडियन कैटेगरी। अब उसके लिए भी ना सीटें रिजर्व होती। एंग्लो इंडियन कैटेगरीज के लिए भी प्रेसिडेंट के पास भी पावर थी कि वो सीट रिजर्व करते थे और अपॉइंट करते थे, 2-2 सीट होती थी। और इसी तरीके से स्टेट असेंबलीज के अंदर स्टेट्स के पास, गवर्नर के पास भी ये पावर्स होती थी, 2 सीट्स जो है वो रिजर्व करते। अब इन्होंने क्या किया, ये अमेंडमेंट आने के बाद में जो 70 इयर्स को 80 किया और जो एंग्लो इंडियन कैटेगरी है ना उसको खत्म कर। वो बोला अभी अब इस कॉन्सेप्ट को चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक बड़ा लॉजिकल सा रीजन कि उस साल के पैदा हुए लोग अभी तक आपको एसेस मिलेंगे भी, ठीक है ना। तो जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद में उन्होंने 2020 में ही अमेंडमेंट करके इस कैटेगरी को बिल्कुल ही खत्म कर। अब इसके अंदर देखो लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर, पहला इट एक्सटेंड्स 10 years, पहले 70 था, आप कितना कर दिया 80। The deadline for the abolition of reservation of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies for members of scheduled caste and the scheduled tribes. तो पहले सिर्फ इतना 70 years तक के लिए था, तभी अगेन करंट 30 तक मिल जाएगा बिल्कुल। 750 में बना कॉन्स्टिट्यूशन, तब वहां पे लिखा था कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए ना इनके अंदर सीट्स रिजर्व है।
स्कूल्स कॉलेजेस तो अलग चीज है, इन सभा के अंदर लोकसभा राज्यसभा में भी रहेंगे। अब हुआ क्या कि 70 साल खत्म हो गए 20 के अंदर, बट अभी भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं अगले 10 सालों के लिए भी रिजर्व करके 30 के बाद अभी नहीं है, अभी तो 80 कर दिया, 80 30 में खत्म हो जाएगा। 30 के बाद अगर वो फिर एक्सटेंड करना चाहेंगे तो फिर कोई अमेंडमेंट लेके आएंगे, क्योंकि इस अमेंडमेंट दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के तो वहाँ पे इनकी कुछ सीट्स जैसे स्कूल कॉलेजेस में कोटा ही बनी, यहाँ पे भी कोटा सिस्टम आपको मिलेगा। Next it says the amendment, however, does not extend the period of reservation of Lok Sabha to Lok Sabha seats and the seats in Legislative Assembly reserved for the members of Anglo-Indian community. ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक्सटेंड हुई है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए नहीं। Thus, this practice of President of India and the Governor of the state nominating 2 members of the Anglo-Indian community, one in the state, on the recommendation of Prime Minister of India or CM in state was effectively abolished. क्योंकि अब एंग्लो इंडियन वाली कैटेगरी खत्म, तो इसीलिए जब वो कैटेगरी ही नहीं है तो जो पावर प्रेसिडेंट के पास थी वो भी गई, जो गवर्नर के पास थी वो भी गई। प्रेसिडेंट जब करता था तो वो पीएम की रिकमेंडेशन पे करता था, गवर्नर करता था तो सीएम की रिकमेंडेशन पे करते थे। 2020 के बाद दिस इज टोटली अबॉलिश्ड। और नीचे मैंने नोट के अंदर ना लिखे जो आर्टिकल्स के अंदर चेंजेस हुए, ये 2 आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर चेंज किया गया, आर्टिकल 331 and Article 333. Article 331 provides the nomination of 2 Anglo-Indian to Lok Sabha. The President may appoint more than 2 members of that community in the House of People if he believes that community is underrepresented in the Assembly. देखो वर्ड क्या लिखा है, provides for nomination and President may appoint. ये पहले भी मैंडेटरी नहीं था, it is may appoint. और वो तब जब प्रेसिडेंट बिलीव्स कि ये लोग क्या है, अनरिप्रेजेंटेड है या अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये काम करना चाहिए। आर्टिकल 333 डील्स विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर ऑफ द स्टेट मे अपॉइंट, अगेन द पॉइंट इज मे, द मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ वी बिलीव दैट द कम्युनिटी इज अंडर रिप्रेजेंटेड। अगेन द गवर्नर को भी अगर लगता तो वो ये काम करता। उनको लगना इस चीज पे भी डिपेंड कर सकता है कि पीएम रिकमेंड कर रहा है या सीएम रिकमेंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द बुक के बनाओ, क्या भी बना दूं, तुम बोतल से पी रहे पानी यार। हाँ, उसके अंदर यानी कि जब प्रेसिडेंट करता है तो 2 से ज्यादा नहीं कर सकता, और अगर गवर्नर करेगा तो दोनों कैटेगरीज के अंदर उनकी लिमिटेशन बता दी कि वो 2 ही कर सकते हैं। हाँ, अपॉइंट भी हटा दिया, क्योंकि ऊपर जो मैंने देखो 3rd पॉइंट लिखा है ना, नोट से पहले 3rd पॉइंट पे क्या लिखा है, अबॉलिश। ये पहले था, तभी मैंने नोट्स में डाला, ये पहले था कि इनके पास पावर, अभी ये पावर क्या हो गई, अबॉलिश, ये दोनों हटा। और एंग्लो इंडियन का देखो नीचे मीनिंग दिया हुआ है, एंग्लो इंडियन फॉल्स इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, दोज विद मिक्स्ड इंडियन एंड ब्रिटिश एंसेस्ट्री, जिसके फोरफादर्स ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस दोनों हो सकते हैं, एंड द पीपल ऑफ ब्रिटिश डिसेंडेंट बोर्न और रिजाइडिंग इन इंडिया, जो लोग हैं तो ब्रिटिशर्स के टाइम के बॉर्न एंड बॉट अप, बट वो रिजाइड भी इंडिया में कर रहे हैं और रिजाइडिंग के कारण उनके पास में रेजिडेंसी और सिटीजनशिप इंडिया की आ जाती है। तो ये 2 कैटेगरीज एंग्लो इंडियन के अंदर आती, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके ये चीजें यहाँ पे थी, बट अब अगेन वो बहुत पुराना हो गया कॉन्सेप्ट, तो इसलिए उस चीज को कॉन्सेप्ट को यहाँ पे उन्होंने अबॉलिश कर। ठीक है, जो ऊपर अमेंडमेंट लिखी है ना, अमेंडमेंट के अंदर देखो एंग्लो इंडियन का वर्ड इन्होंने नहीं दी, ये मैंने खुद डाला है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ उतनी डाला ताकि अगर आपको लिखना पड़े आए तो एटलीस्ट इसके बारे में आपको नॉलेज हो कि इस पूरी अमेंडमेंट में ये 2 चीजों के ऊपर चेंजेस। ठीक है, हाँ, स्टेटमेंट के अंदर बुक में नहीं लिखा, एक्चुअल अमेंडमेंट में, बुक के अंदर उन्होंने दिया नहीं है, एक्चुअल अमेंडमेंट के अंदर। ओके, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। पहले तो ये बताओ कोई डाउट इस चैप्टर में अभी तक जितना पढ़ा है? एक बारी, हाँ, ओवरव्यू आप बिल्कुल लो, एक बारी पढ़ो और उसके बाद में पता चल जाएगा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या किसी चीज के अंदर कोई डाउट इस चैप्टर में अभी तक? आप एक बारी गो थ्रू कर लो चैप्टर को, जो भी डाउट्स हो मार्क कर लो एंड वी विल डिस्कस।
ओके है ना मैम। सबके पास? यस मैम, नोट्स है मैम। डाउट्स होंगे तो मैम आप आपसे पूछ लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको मार्क कर लिया तो और मैं सेकंड चैप्टर के नोट्स अभी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, जस्ट गिव मी अ मिनट। उसके लिए आपको मेरे को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी ऑक्यूपाइड हूँ ना, मम्मी पापा दोनों बीमार हैं, अभी इसीलिए बार बार कॉल आ रहा था। मैं रिपोर्ट्स लेके आई हूँ, जीजू आ रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं मेरे को रिपोर्ट से मैं टेस्ट कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्लास लेनी थी। मैंने कहा मैं बाद में करूँ, थोड़ा सा टाइम दो, आई शेयर, क्योंकि अभी मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, ये वाला एक वीक, ठीक है, उसके बाद मैं कर दूंगी। मेरे को रिमाइंड करा देना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, दिमाग में इतनी चीजें चल रही है कि याद नहीं रहा, ठीक है, मेरे को रिमाइंड करा देना, मैं बिल्कुल शेयर कर। आपने वो लिया है अपना स्कैनर? स्कैनर लो एक तो, किसी का भी ले लो, टैक्समैन का ले लो या सुचिता का, दोनों में से किसी का भी लो। सुचिता का आए तो सुचिता का ले, कोई इशू नहीं। मैम स्कैनर से पढ़े फिर नोट से पढ़े? बच्चे पढ़ना तो नोट से ही है, स्कैनर साथ में रेफर कर। पढ़ना आपको नोट से ही है, मॉड्यूल नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, नोट्स प्लस आपका स्कैन, दोनों चीजें। यस मैम। ओके, तो हमारा ये लेसन नंबर 2, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्स। सॉरी, लेसन 3।
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के नोट्स कल तक आपको मैं दे दूंगी, अपडेट कर लिए ऑलमोस्ट, बस थोड़े से और एडिशन करने थे। नाम से क्या समझ में आता है? इंटरप्रेट करना। अब इंटरप्रिटेशन के लिए हम स्टार्टिंग से एक ही चीज पढ़ रहे हैं, कौन करता है? लॉ को इंटरप्रेट कौन करता है? जुडिशियरी। स्टार्टिंग से हम एक पढ़ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन बातें नहीं, बस स्टार्टिंग से हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इज बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड इम्प्लीमेंटेशन इज बाय द जुडिशियरी। बट इस पूरे चैप्टर में जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है। दिस इंटरप्रिटेशन मीन्स बेसिकली द बेसिक रूल्स व्हाइल इंटरप्रेटिंग द लॉ। जितने भी लॉज हैं उसको हम इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका इंटरप्रिटेशन करना। कोई एग्जांपल दे सकते हो? अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं एक लॉ दे दूं आपके हाथ में कि ये लॉ आपको पढ़ना, आप इसको पढ़ के इसका मतलब बताओ, तो आप किन चीजों को ध्यान में रखो? एग्जैक्टली 1 मिनट देना पड़ेगा आपको मेरे को। हेलो, हाँ टीचर, हाँ जी हाँ जी। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि रूल्स, जैसे आप बता रहे थे यहाँ पे कि अगर हम किसी लॉ को इंटरप्रेट करेंगे तो क्या ध्यान में रखेंगे? उसका कंटेंट। और बड़े सारे पॉइंट पढ़े हैं हमने, ये बड़ी सारी चीजें डिस्कस की हमने जगह जगह। किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करते हुए हम क्या क्या चीजों का ध्यान में रखते हैं कि उसका कंटेंट क्या है? एग्जैक्टली लिटरल इंटरप्रिटेशन जैसे, एग्जैक्टली बट क्या ये हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है? नहीं। इसीलिए इसके अंदर अलग अलग तरीके के ना हमें रूल्स दिए हुए हैं कि अगर हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो हमें इस चीज को जरूर ध्यान के अंदर रखना है कि जितने भी लॉज हमारे दिए हुए हैं उसको हमने ये देखना है कि एक तो उसका कंटेंट, दूसरा उसका गोल एंड द पर्पस। किसी भी लॉ को लेके आने के पीछे देयर इज अ पर्पस। उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम उसका क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन। जैसे अगेन मैं आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ, आईपीसी का एक ही पर्पस है, तो पनिश। उसने पीनल प्रोविजन इसीलिए बनाए हैं ताकि वो पनिशमेंट दे सके अगर लोगों ने गलत काम किया है। एक पर्टिकुलर लॉ का जैसे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे, उसका नाम ही क्या है? एक रिलीफ प्रोवाइड करना, एक तरीके का रिवॉर्ड, एक तरीके का रिलीफ प्रोवाइड करना। उसको हम उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो हर लॉ को पढ़ने का देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट। और उसी के तरीके से जैसे अभी हमने पढ़े ना कि ऐसे तरीके के बिल्स होते हैं, सिमिलरली उसके अंदर इन्होंने इन लॉज को उसमें कन्वर्ट किया हुआ है कि अलग अलग तरीके के लॉज होते हैं, स्टैट्यूट्स होते हैं। बिल्स को ही इन्होंने थोड़ा सा और कोडिफाइड फॉर्म के अंदर दे दिया और कुछ, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन जब भी हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें पता है कि लॉ हमने नहीं बनाया, इट इज एट द विल ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये उन्होंने बनाया है, उनको लगा था देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, तो उन्होंने वो लॉ हमें बना के दे दिया। हमें नहीं पता था, उन्होंने बोला कि ये आपके लिए लॉ है, अब आपको इस चीज को रेगुलेट करना, आपका बिहेवियर हम रेगुलेट करेंगे इसके थ्रू, और हम उस चीज को मान लेते हैं। हम नहीं मानते तो वी नो देयर आर सैंक्शंस, देयर आर पनिशमेंट्स एज वेल। तो पहले पॉइंट में लिखा है स्टैट्यूट हैज बीन डिफाइंड एज द विल ऑफ द सॉवरेन। विल का मतलब उनकी इच्छा है, उनको लगा है। हम सिर्फ क्या देते हैं? ओपिनियन। हम क्या देते हैं? रिकमेंडेशन, अपनी एडवाइसेस, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट से द स्टैट्यूट डिनोट्स द एक्ट इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, क्योंकि हमने पढ़ा बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। इंटरप्रेट कौन करता है? जुडिशियरी। So basically this chapter tells you the principles of interpretation which judiciary needs to keep in mind while interpreting any law. हालांकि लिखा कहीं नहीं है कि जुडिशरी ये करेगी वो करेगी, नहीं। इन्होंने सिर्फ क्या बता दिया? आपको रूल्स बता दिए कि इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन प्राइमरी रूल्स और कुछ हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेकेंडरी रूल्स।
प्राइमरी रूल्स आर टोटली इंपॉर्टेंट, जितने भी हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी में से कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता, बट दीज रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय द जुडिशरी while interpreting any or या फिर while discussing solving any kind of a case. Third point says the object of interpretation in all the cases to see what the intention expressed by the words used. ये जो word लिखा है ना, words used, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये जो shall और may करते हैं, ये इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि जहां shall लिखा वो चीज हमारे लिए क्या हो गई, मैंडेट, और जहां may लिखा हमारे लिए वो चीज क्या हो गई, नॉन मैंडेटरी, वो may और may नॉट होगी, ऑप्शनल होगी। So now the point is, ये कहते हैं कि लॉ में हर वर्ड को लिखने का ना देयर इज अ पर्पस, कोई भी वर्ड लिखा हो तो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड इन अ लॉ। तो इसीलिए हम किसी भी वर्ड को ना लेफ्ट आउट नहीं करते। और एक हम बेसिक चीज मान के चलते हैं कि लॉ मेकर पागल नहीं बैठे हुए कि उनसे गलती हो जाए। लॉ, इफ देयर इज समथिंग रिटन इन द लॉ तो वो जरूरत थी, इफ देयर इज नथिंग रिटन इन द लॉ तो वो भी जरूरत थी कि उनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो हम अपने आप से अज्यूम करके नहीं चलते। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द वर्ड्स यूज्ड एज वेल एज नॉट यूज्ड, हम दोनों चीजों को लेके चलते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट आर टू बी इंटरप्रेटेड टू एसर्टेन द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर। आप हर वर्ड को इस सेंस में इंटरप्रेट करोगे कि लॉ मेकर ने जब लॉ लिखा था उसका दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, व्हाट शुड बी द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। While making the IPC, there is an intention of providing the punishment. While making the consumer protection, there is an intention of protecting the consumers, interest of consumers. So while making the SEBI, there is again an intention of protecting the interest of investors या regulation or development of the market. So there is always an intention of the legislature. इसके साथ में देखो लिखा है इन्होंने from the natural and grammatical meaning of words, दोनों चीजें लेंगी, क्योंकि कई जगह पे ना आप देखो, कभी आप किसी वर्ड को ना डिक्शनरी के अंदर कभी गूगल करना या कभी वैसे भी बोलना, वहां पे ना अलग अलग मीनिंग लिखा होता है। एक नॉर्मल लिखा होगा, एक लॉ के अकॉर्डिंगली लिखा होगा, एक साइंस के अकॉर्डिंगली भी लिखा होता है। अगर कुछ वर्ड कॉमन हो, हम जो लेते हैं, हम कौन से लेते हैं, विच इज रिलेटेड टू द जनरल और लॉ। कई बारी हम जनरल मीनिंग लेके चलेंगे, कई बारी हम लॉ का। अब सैंक्शन का जनरल मीनिंग इज नॉट अ पनिशमेंट, सैंक्शन का जनरल मीनिंग इज लाइक एन अप्रूवल। हम क्या लेते हैं, पनिशमेंट, क्योंकि हम किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, लॉ के कंसेप्ट में, हम लीगल कॉन्सेप्ट के अंदर उस चीज को पढ़ रहे हैं। सो और ग्रामेटिकल मीनिंग ये जो शेल और मे, इसको भी हमने अपने अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया ना कि शेल इज मैंडेटरी एंड मे इज नॉट मैंडेटरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट बट इट एम्प्लॉयज द टर्म लॉ टू डिस्क्राइब द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। जितने भी वर्ड पढ़ेंगे ना वहां पे स्टैट्यूट वर्ड जो ये यूज भी किए हुए हैं, ये बुक वगैरह लिखने वालों ने किए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैट्यूट वर्ड नहीं यूज किया, उसने यहाँ पे लेजिस्लेचर वर्ड यूज किया या उसने वर्ड यूज किया लॉ। ये तो जो लोग बुक लिखते हैं अपने अपने वर्ड्स को चेंज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चेंज है। बट हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं इस चीज को चेंज करके, कभी हम लेजिस्लेचर बोल लेते हैं, कभी स्टैट्यूट बोल लेते हैं, कभी लॉ बोल लेते हैं, कभी एक्ट बोल लेते हैं। सबका मतलब हमारे लिए सेम है कि हमारे ऊपर एक तरीके का रेगुलेटरी लॉ। नेक्स्ट इट सेज द स्टैट्यूट्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू द 7-8 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी दी है कोडिफाइंग, कोडिफिकेशन ऑफ अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट। कोडिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को प्रॉपर उसमें एक सीक्वेंस के अंदर, हमें पता है किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो जो सेक्शन 1 होता है वो क्या बताता है, एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 क्या बताते हैं, सेक्शन 3 के बाद में क्या शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर प्रोविजंस, प्रॉपर चीजें उसके अंदर जो एप्लीकेबल होती है। तो देयर इज अ पर्टिकुलर कोडिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी लॉ। There are section, there are subsection, there are clauses, sub clauses, फिर उसमें provisos हैं, फिर furthers हैं, उसके अंदर एक proper तरीका है। सिर्फ बोल देना is not a law, there is a proper codification of the law। तो codification is basically जब step by step चीजों को properly तरीके से mention किया जाता है। और आपको मैंने जैसे बोला, ये तो हर लॉ में इट इज अ स्टैंडर्ड ना कि सेक्शन 1 ये बताएगा, 2 ये बताएगा और 3 के बाद में हमारे प्रोविजन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक लिखा हुआ डेक्लेरेटरी। डेक्लेरेटरी का मतलब होता है जब कोई लॉ किसी चीज को डिक्लेयर करता है कि अब ऐसे ही होगा या ऐसे नहीं। यहाँ पे इन्होंने देखो वर्ड लिखा है नो ऑल्ट्रेशन बट मेनली डिक्लेयर और एक्सप्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी नोटिफिकेशन आती है वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है किसी चीज को। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डिनेंस पास होता है, वो क्या करता है, कोई चीज को डिक्लेयर करते हैं ना कि अभी ये करना है या ये नहीं करना। और हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने सब पढ़ा था कि ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, जो भी चीजें बायलॉज सब लॉ है। तो हमारे लिए तो जो भी चाहे ऑर्डिनेंस हो, चाहे
बाय लॉज हो, चाहे रूल्स हो, चाहे रेगुलेशन हो, और आर लॉज, कुछ लॉ डिक्लेयर करते हैं किसी चीज को कि ये काम करना है या नहीं करना। ऑल्ट्रेशन नहीं, ऑल्ट्रेशन के लिए हम ऑल्टरिंग लॉज को अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो दीज आर लॉ विच जस्ट डिक्लेयर सर्टेन थिंग्स कि अगर ये करना है तो ऐसे करना है, ये नहीं करना तो ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट इज द रेमेडियल। रेमेडियल मतलब ऑल्टरिंग द कॉमन लॉ। ये जितनी अमेंडमेंट्स आती है, दीज आर बेसिकली ऑल्टरिंग, ये ऑल्टर करती हैं बट इन अ रेमेडियल फॉर्म। रेमेडियल फॉर्म का मतलब जो किसी तरीके का रिलीफ या किसी तरीके के रेमेडीज प्रोवाइड करे। इसके अलावा इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ दैट इज अमेंडिंग। अमेंडिंग इज एवरीवन नो, तो स्पेसिफिकली सिर्फ अमेंडमेंट। अब वो अमेंडमेंट रेमेडी दे रही है या रेमेडी नहीं दे रही है, वो बात की बात। अगर वो रेमेडी दे रही है तो वो किस में आ गई, रेमेडियल में। अगर नहीं दे रही, नॉर्मल एक अमेंडमेंट है, तो वो अमेंडमेंट सिर्फ अमेंडिंग लॉ के अंदर आ। और आप देखो जितने भी अमेंडमेंट्स भी होती हैं उसमें भी प्रॉपर लिखा होता है अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की भी पढ़ी हमने, लिखा था जो भी है उसकी अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट जब भी आएगी वो भी एक तरीके की, चाहे वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में आएगी बट ऑफिशियल गैजेट में आगे तो हमारे लिए तो वो भी एक लॉ बने। नेक्स्ट दिया हुआ दैट इज कंसोलिडेटिंग। अभी बताया जैसे मैंने आपको, जो एग्जिस्टिंग है जितने भी, उनको क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। तो जैसे सीआरपीसी पढ़ेंगे हमारे कोर्स में जो दिया उसमें लिखा भी हुआ है कि पहले बड़े सारे सीआरपीसी से रिलेटेड ना छोटे छोटे प्रोविजंस कहीं कहीं दिए हुए थे, कंसोलिडेट करके उन्होंने कहा एक ही जगह पे लिखो जो चीजें लिखी, जितने प्रोसीजर है सारी उसमें दे दो, जितनी पनिशमेंट है सारी आईपीसी में। तो इट सेज कंसोलिडेशन ऑफ सेवरल प्रीवियस स्टैट्यूट्स रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। ये चीज याद रखो, मैटर शुड बी सेम, बेस उनका सेम होना चाहिए। विद और विदाउट ऑल्टरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जब हम कंसोलिडेट करते तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम ऑल्टर कर दें, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम कोई ऑल्टरेशन ना करें, एज इट इज सबको उठाया कंसोलिडेट करके एक लॉ बना। नेक्स्ट इज द इनेबलिंग। अच्छा, इनेबलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है जनरली? किसी चीज को फोर्स में लाना, किसी चीज को कहते हैं, दोबारा बोलो, लिबरेट करना। हाँ कह सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल करना, या किसी चीज को हम बोलते हैं। अब देरा अलाउ करना, एक तरीके से हम इनेबल करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट इनेबलिंग द पीपल टू फॉर्म द कंपनी, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। पार्टनरशिप एक्ट अगेन इनेबल्स दी पर्सन, जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह के हैं, जितने भी लॉज होते हैं, दे बेसिकली इनेबल। तो कुछ इस तरीके के लॉज देखो लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, रिमूविंग अ रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटी। ये कहते हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन डिसेबिलिटी हटा रहे हैं, वी आर इनेबलिंग। जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ, एमआरटीपी इज अ रिस्ट्रिक्टिव लॉ, वाज अ रिस्ट्रिक्टिव लॉ बेसिकली, क्योंकि वो माल्प्रेस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस था। वो ये कहता था ये काम मत करो, और उसको चेंज करके कंपटीशन एक्ट आया, वो कहता है ये काम करो, ये कर सकते हो बट विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, अलाउ कर रहा है। तो एमआरटीपी वाज रिस्ट्रिक्टिव बट कंपटीशन इज बेसिकली इनेबलिंग, which are actually enabling people to form a healthy competitions in the market. कि अगर आप removing the restriction. नेक्स्ट आ गया डिसेबलिंग, यानी कि जो चीजें एक्चुअली के अंदर डिसेबल करती हैं। इसमें ये एक इट्स लाइक एन एग्जांपल, जो आगे वर्ड लिखा है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल दैट इज रिस्ट्रेनिंग द एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट इज एलियनेशन? कॉन्सेप्ट इज ओके, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एलियनेशन? किसी प्रॉपर्टी का एलियनेशन। मतलब कि किसी और की है तो हमारे लिए वो पर्सन एलियन होगा, कुड बी अ फ्रेंड और कुड बी एन एनिमी, बोथ हो सकता है। Alienation in a general sense, in a simple sense, as per the law, which means a transfer. Simply, the transfer. Now, the transfer could be allowed, the transfer could be restricted. जिसके लिए हमारे पास ये लॉज है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ये लिखा है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, रिस्ट्रेनिंग द एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आपके कोर्स के अंदर, मुझे नहीं पता अगर ईबीसीएल में दिया हुआ है आपके, तो उस कोर्स के उसके अंदर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए अलाउड है और क्या क्या चीजें नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आईटीसी इज आल्सो अ रिस्ट्रिक्टिव लॉ व्हिच एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट अस
या और भी बड़े सारे ऐसे लॉज हैं विच आर एक्चुअली द रिस्ट्रिक्टिव वन, जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे को कि आपको ये काम नहीं करना, फिर भी कर रहे हो तो पनिशमेंट आप ले लो। तो देयर आर सर्टेन लॉज विच एक्चुअली जिनका पर्पस बेस जो है वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करना किसी तरीके की। एलियनेशन, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, किसको कर सकते हो, कितने टाइम में कर सकते हो, कितना पार्ट कर सकते हो, वो चीजें अलाउड होती, ठीक है। तो वो जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पड़े उसमें नहीं, एक्चुअली होता क्या है, फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज प्रॉपर्टी। there is one movable and there is one immovable, and what exactly the movable means and what exactly the immovable means, उस चीज के definition में अगर आएगी then that law will be applicable and then the provisions will be applicable. I will give just basic one example. Immovable property का क्या example होता है generally, आप बताओ, what is immovable property? Land and building. Now the definition says benefit arising out of land is also an immovable property. What kind of a benefit you get out of land? उसमें से भी कुछ निकल जाए, ठीक है, that is also a part of your property, and that is whether it is movable, but it will be treated as immovable. आपने अपने लैंड को रेंट पे दे रहा, जो रेंट रिसीव हो रहा है ना, that will also be treated as an immovable property because the definition says benefit arising out of land. ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। बिल्डिंग्स हैं, जो चीजें वैसे हमें पता है कि मूव नहीं हो सकती, वो तो हो ही गई कि मूव प्रॉपर्टी। मूवेबल होने वाली चीजें भी, जैसे फॉर एग्जांपल, एंड एक डेफिनेशन लिखी है, द थिंग्स परमानेंटली फास्टेन टू अर्थ, कि जितने पेड़ उगते हैं आपको, ये सब क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये अर्थ से निकले हैं, बट जब हम इनको काट लेते हैं और इनकी लॉग्स को यूज करते हैं, क्या वो मूवेबल है या इमूवेबल है? बट दैट इज ट्रीटेड एज immovable because it stays the things permanently fast. जब आपने एक वर्ड सुना होगा, टिम्बर होता है, लॉग एंड टिम्बर्स बनते हैं, दैट इज ट्रीटेड एज इमूवेबल, पर जब आप उससे फर्नीचर बना लोगे तो दैट इज मूवेबल, जब आप उसको किसी आर्टिकल में कन्वर्ट कर दोगे दैट इज मूवेबल। तो ये डिपेंड करता है डेफिनेशन कि क्या चीज उस डेफिनेशन में आती है नहीं। देन देयर आर प्रोविजन, ठीक है, और उसके अलावा जो प्रोविजन दिए हुए हैं विच इज रिलेटेड टू, जैसे फैमिली वगैरह के अंदर ट्रांसफर होते हैं, सन को चला गया, डॉटर को चला गया, इतने टाइम तक जाएगा, ये सारे प्रोविजंस आपको उस लॉ के अंदर दिए। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको रिस्ट्रिक्शंस ही मिलेंगी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतने टाइम में नहीं हो सकता। इसीलिए उसका एक एग्जांपल देता है कि वो एक तरीके का रिस्ट्रिक्टिव लॉ, रादर देन प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस, दे आर बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग द पीपल। इसीलिए इंडिया में जो प्रॉपर्टीज की केसेस है ना, उसको आप 30 इयर्स तक में भी फाइल कर सकते। आपके साथ आज प्रॉब्लम हुई है तो इन जनरल जो टाइम पीरियड दिया हुआ है दैट इज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर मैक्सिमम, बड़ी सारी मैक्सिमम केसेस में इट इज 3 ईयर, बट प्रॉपर्टी के केसेस में इट इज अप टू 30। द ओनली केसेस द प्रॉपर्टी है उसमें 30 साल तक आता है। वो कैटेगरी अलग है ना, बट वो कैटेगरी है, प्रूफ क्यों नहीं, बिल्कुल लोगों के पास प्रूफ भी होते हैं। हाँ, वो आप कह सकते हो, वो डिपेंड करता है, देखो हर केस टू केस पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ बात करूँ प्रॉपर्टी की, उसको अलग रखू, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। तो ये एक चीज है, वो लिमिटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइम ले सकता है। मैं तभी से प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे जब आप लॉ पढ़ोगे ना, तो देयर इज मैक्सिमम टाइम, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। आपको पता है, एक अनबॉर्न सन के नाम पे भी प्रॉपर्टी कर देते हैं, ये भी प्रोविजन। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, स्टिल देयर आर प्रोविजंस कि बच्चा होगा तो ये प्रॉपर्टी चली जाए। अब वो कब होगा, कब लोग करेंगे उस चीज के लिए प्लान की, हाँ वो कितना टाइम बाद जाएगी, माइनॉरिटी में जाएगी, मेजॉरिटी में जाएगी, देयर आर प्रोविजंस फॉर दैट एज वेल, ठीक है। इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड, तो इस एंटीसिपेशन के लिए कि ये गर्ल है या बॉय है, लोग उसके भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर जाते हैं, उसके लिए भी लॉ है, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड एग्जिस्टेंस में है,
ठीक है। अब वो बॉर्न होके इधर गर्ल है और अ बॉय है, व्हाटएवर द थिंग इज, उसके बाद में भी जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके भी प्रोविजन देखते। लॉ बहुत वाइड एंड फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, बट मैक्सिमम चीजें उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमें दिया हुआ डिसेबलिंग और इनेबलिंग के अलावा एक हमें दिया हुआ दैट इज द पीनल, जिनके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ क्या दी होती है, पनिशमेंट। आईपीसी इज द वन जिसके अंदर सिर्फ पनिशमेंट है, बट बाकी बड़े सारे लॉज है जिसमें सब कुछ है। कंपनीज एक्ट में भी तो दी है पनिशमेंट, इनकम टैक्स एक्ट में भी दी हुई है। तो देयर आर सर्टेन डिफरेंट लॉज जिसमें प्रोविजंस भी दी है, इनेबल भी किया हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई है, पीनल प्रोविजंस भी दिए हुए हैं। तो ऐसे बड़े सारे लॉज मिलेंगे जिसमें ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अमेंडमेंट्स भी आ गई, रेमिडीज भी दी है, रिलीफ भी दी है, बहुत सारे लॉज हमें इस तरीके के भी मिले। तो ये सिर्फ कैटेगराइजेशन किया हुआ है, बट अभी करंटली मैक्सिमम लॉज ऐसे जिसमें ये सारे पॉइंट एक साथ, क्योंकि कंसोलिडेटेड, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी पुराने पुराने लॉज है ना, क्योंकि अब टाइम बहुत चेंज है, वो चाह रहे हैं कि सारे लॉज को आप करो खत्म और धीरे धीरे करके उनको या तो रिपील करो या कंसोलिडेट कर दो या लॉज को अमेंड करके आप आज के लॉज के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करो, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है दैट इज हाल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है, नोट आएंगे उसका मार्क जरूर करना, मैं दोबारा बता दूंगी एक बार। ये सिर्फ इतने से वर्ड से भी आपको दे सकते हैं, 3 नंबर से ज्यादा नहीं आता, इतना ही कंटेंट है। अब ये हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट इज टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, because verbally when you say something, so your body language and your action, your reaction speaks different as well. मैं बोल कुछ रही हूँ बट मेरा बॉडी लैंग्वेज कुछ और डिफरेंट कर सकता है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन। जितने भी लॉज हैं वो क्या है, रिटन। वर्बल पे हम नहीं चलते, हम सिर्फ किस चीज के ऊपर जाते हैं, रिटन कंटेंट पे। रिटन कंटेंट है तो ये कहते हैं कि आपका जो भी रिटन कंटेंट है ना, किसी भी लॉ को पढ़ते हुए इंटरप्रेट करते हुए, तो बेसिक इंटेंशन है टू गेट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, उन्होंने क्यों लिखा। जब आप उस चीज को ध्यान में रख के किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करोगे, देन द इंटरप्रिटेशन विल बी गुड एंड ट्रू इन दैट सेंस। बट कई बार होता है कि नहीं हो पाता, कई बार प्रोविजन जैसे लिखे होते हैं नहीं हो पाता, तो वी नीड टू टेक हेल्प। हेल्प लेने के लिए भी इस चैप्टर में प्रोविजन दिए हैं कि आप कहाँ से हेल्प ले सकते। आप चैप्टर के टाइटल से खुद से हेल्प ले लो, चैप्टर का प्रीएम्बल लिखा हो आप उससे हेल्प ले लो। अगर आपको इंटरनली हेल्प नहीं मिलती तो आप एक्सटर्नली हेल्प ले लो। सारे प्रोविजन इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन के अंदर हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इट सेज द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी एज नियर टू द माइंड एंड अपेरेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एज पॉसिबल एंड एज द लॉ विल परमिट। ऐसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए जो कि एक तो लेजिस्लेचर की इंटेंशन माइंड को बताए, उसका ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस बताए, प्लस इन्होंने लिखा दैट लॉ विल परमिट, कि जो लॉ के अंदर प्रोविजंस बनाए गए, सिर्फ एक प्रोविजन को नहीं देखना होता ना, हमने तो सबको देखना कि सारे प्रोविजंस एक साथ होने चाहिए, एज वेल एज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीजों के तरीके से इंटरप्रिटेशन करो विच एक्चुअली परमिट समथिंग अंटिल एंड अनलेस द लॉ इज रिस्ट्रिक्टिव, तो उसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे और कुछ करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट सेज इट इज नॉट पॉसिबल टू गेस एट the intention of the party and substitute the presumed for the expressed intention. What is presumption? पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक है पूरा प्रिजम्पशन। कर लेना, लगा लो, दोबारा बोलो एक बारी। पहले से अज्यूम कर लेना। अज्यूम कर लिया, आपने पहले ही अज्यूम कर लिया, अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमने पहले अज्यूम कर लिया तो लॉ में कर लेना इसलिए लॉ लिखा होगा। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि लॉ का एक टाइटल है, हम टाइटल पढ़ के भी तो उसका अजम्पशन निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे ये लॉ, ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको ना गेस वर्क नहीं करना, अच्छा ये लिखा होगा, अच्छा इसमें ऐसा होगा, नहीं। और जजेस को तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज दे आर द इंटरप्रेटर्स ऑफ द लॉ। उनके सामने कोई केस आता है तो हमने पढ़ा, वो कस्टम भी देखते हैं, वो पर्सनल लॉज भी देखते हैं, वो प्रेसिडेंट्स भी देखते हैं, वो एक्चुअल लॉज भी देखते हैं, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी, गुड्स एंड साइंस सब देखते हैं। तो हर एक चीज को ध्यान में रखना है, जिसके साथ साथ क्या रखना है, इंटेंशन ऑफ द पार्टी। यहाँ पे इंटेंशन ऑफ द पार्टीज का मतलब है बेसिकली द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर जिन्होंने लॉज को लिखा। एंड सब्स्टिट्यूट द प्रिज्यूम्ड फॉर द एक्सप्रेस्ड इंटेंशन, ये काम नहीं कर, हम प्रिजम्पशन पे, गेस वर्क पे नहीं कर, एक्सप्रेसली लिखा हुआ ये करना है, फिर भी हम सोच के चल रहे हैं अच्छा ये नहीं। जैसे मे की कंडीशन में हम यही करते हैं, क्योंकि उसके लिए ना हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड वर्ड है, शेल। अगर हमारे पास उसके लिए सब्स्टिट्यूटेड वर्ड नहीं होता तो शायद हम मे का मीनिंग वो नहीं निकालते जो हम करंटली निकालते। देयर इज अ सब्स्टिट्यूट वर्ड अवेलेबल, इसीलिए हम उसके लिए दूसरा वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। हम ये क्यों नहीं बोलते कि मे मैंडेटरी, शेल और शेल नॉट भी तो हो सकता है,
ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, हमारा भी बेसिकली जुडिशरी के में एक इंटरप्रिटेशन हमें करके दे दिया जिसको हम लोग हमेशा के लिए फॉलो करें. So these are the basic concepts which is related to the interpretation of the statutes. ठीक है, प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे इसके, कुछ हमें प्राइमरी प्रिंसिपल्स दिए और अदर, और ऑलमोस्ट प्राइमरी प्रिंसिपल्स में से एक क्वेश्चन और एक इसका हम टॉपिक पढ़ते हैं लीगल एड्स का, बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स, उसमें से एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर आ जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन और ये मिला के दोनों 25 से 30 में आराम से आ जाता है. और अभी करंटली इन्होंने क्या किया, जो पुराने कोर्स में चैप्टर नंबर इसके बाद के 4 और 5 थे ना, वो क्लब करके सब उसमें मारा. तो अभी इसका वेटेज ज्यादा हो सकता है, अभी तक पेपर हुआ नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द पुराना कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो उसका वेटेज और, ठीक है. कुछ टॉपिक है ये, इसके नोट्स में आपको कल दोपहर तक दे दूंगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना एंड देन उसके बाद में इसको फिर कंटिन्यू कर. ठीक है, कोई डाउट अभी तक बेसिक्स में? बाकी एक बारी डिटेल में हम जब जब पढ़ेंगे सारे प्रिंसिपल्स और क्लियर होंगे. गाइस ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी तरीके का कोई डाउट अभी तक? नो मैम. ओके बच्चा, चलो थैंक यू. परसों मिलते हैं सेम टाइम पे एंड आई शेयर द नोट्स. ठीक है, और प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना एक बारी, गो थ्रू करो एंड देन उसके बाद में जो डाउट हो वो पूछो. थैंक यू मैम. थैंक यू, बाय, टेक केयर.